कोविड 19 से लड़ाई में आज एक मॉडल की बात हो रही है, वो है मुंबई मॉडल। एक वक्त था जब मुंबई में कोविड के केसेस आना जब शुरू हुए थे, खासकर धारावी जो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, तो दुनिया ये मान रही थी कि इस पेंडेमिक को अब यहाँ रोक पाना जो है वो मुमकिन नहीं होगा, मगर वो हुआ। पेंडेमिक कोरोना वायरस का स्प्रेड जो है वो रुका। हमारे साथ बीएमसी बृहम मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं इकबाल सिंह चहल, जिनको क्रेडिट सारे इसका जा रहा है जो मुंबई में कोविड 19 का स्प्रेड जो है उसको रोकने का। उनसे बात करेंगे। पटियाला आए हैं सर। डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनर्स, आप ऑनररी डिग्री आपको आपका आल्मा मैटर ये यूनिवर्सिटी दे रही है आपको, थापर यूनिवर्सिटी। पहले तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आज मुझे जो डॉक्टर ऑफ साइंस की पदवी दी गई है, मेरा जो अल्मा मैटर है, जहाँ से मैंने 1983 से 1987 4 साल मैंने इंजीनियरिंग की बीटेक डिग्री की, उसी यूनिवर्सिटी से आज जब मुझे डॉक्टर ऑफ साइंस प्रदान की गई तो एक बहुत ही एक ऑनर की बात है। और मैं अपने आप को बड़ा हम्बल फील कर रहा हूँ कि ईश्वर कृपा से मुझे जो मेरे एल्मा मैटर, मेरे यूनिवर्सिटी ने मुझे जो आज डॉक्टर ऑफ साइंस दिया है, वो एक मेरी ज़िंदगी का एक मुख्य अंग बन गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मैनेजमेंट है इसकी, या इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरी डॉक्टर ऑफ साइंस की ऑनरी डिग्री से सम्मानित किया। सर, जब ये कोविड 19 पेंडेमिक आया था, वायरस जब आना शुरू हुआ हिंदुस्तान में, खासकर जब धारावी में वायरस के केसेस आए तो काफ़ी क्रिटिकल था, काफ़ी ऑल अक्रॉस वर्ल्ड जो है प्रेस भी काफ़ी क्रिटिकल था कि अब ये इसको जो है अनस्टॉपेबल है। ये खासकर धारावी जो स्लम है उसको वहाँ जो केसेस आ रहे थे, ये कैसे आपने पॉसिबल किया, सारा इसको कैसे कंटेन किया आपने? जब पिछले साल आपको याद होगा कि देश में पहला कोरोना केस 16 मार्च 2020 को आया, और उसका आने का कारण ये था कि 1 फरवरी 2020 और 22 मार्च 2020, ये एक महीने 22 दिन में करीबन 1,70,000 विदेश से इंटरनेशनल फ्लाइट से लोग बम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आए और वो कोरोना साथ लेके आए। उसके बाद में जब कोरोना लेके आ गए तो ये बम्बई की जो स्लम्स हैं, जहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग स्लम में रहते हैं बम्बई में, वहाँ आग की तरह जो फैलने लग गया मार्च अप्रैल में, और डेथ रेट 7 से 8% चला गया मई के फर्स्ट वीक में। तो महाराष्ट्र सरकार ने, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय उद्धव ठाकरे सर, उन्होंने फैसला लिया कि कमिश्नर को बदल के मुझे वहाँ कमिश्नर बनाया जाए, जो मेरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से। उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया तो हालात बड़े ख़राब थे। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन 3 लाशें सड़कों पर मिली थी, और उसके चंद दिनों बाद 17 मई को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख छापा कि अभी कोरोना आग की तरह फैल गया है बम्बई की स्लम्स में, धारावी में अभी हज़ारों लोगों की मौत तय है। और उसके बाद में CNN न्यूयॉर्क में ये रिपोर्ट आई कि बम्बई का पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, क्योंकि उनके पास 3,000 बेड हैं और 2 करोड़ लोग हैं, तो वहाँ पे जान जाने कितने लोगों की जाने जाएंगी। और उसके बाद में हमने जो सिस्टम बनाए सर, और 28 तरह के सिस्टम बनाए और सबको ऑटो पायलट पे कर दिया, अपने आप चलने वाले सिस्टम्स, सब डेटा ड्रिवन, सब टेक्नोलॉजी बेस्ड। और हर हमारे पास बम्बई में 24 जोन हैं, हर जोन में एक वार रूम बना दिया। जो कोरोना की लड़ाई को हमने विकेंद्रीकरण कर दिया, हर जोन अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा था। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब दूसरी वेव आई 10 फरवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक, हमारे पास 3,93,000 केस आए, 3.93 लाख। मृत्यु सिर्फ 3,484 हुई 3,484। और इसकी अगर परसेंटेज निकालो तो 0.8 डेथ रेट हो गया, जो दुनिया में किसी भी बड़े शहरों के मुकाबले में लोएस्ट डेथ रेट था। तो हमने एक तरह से ये सिद्ध कर दिया कि अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से और अपनी ज़िद से जो अमेरिका, यूरोप और कनाडा नहीं कर पाया, वो बम्बई ने करके दिखा दिया। क्या स्टेप्स थे सर आपने जो लिए इस सारे फाइट में अगेंस्ट कोविड 19? उसमें सबसे पहले जो हमारा मिशन धारावी था, मैंने ज्वाइन होते ही मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर हमने नई पॉलिसी लेके आए, जिस पे हमारा कॉपीराइट है कि वायरस का पीछा करो। आपको याद होगा उस टाइम लोग घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, लोग जूम पे मीटिंगें करते थे। लोगों को लगता कि अगर किसी को मिल भी लिए तो कोरोना हो जाएगा। उस टाइम में हमारे 15,000 कर्मचारी कमिश्नर की देख रेख में, खुद कमिश्नर उतरा और हमने बम्बई की स्लम्स में घर घर जाके
लोगों को टेस्ट करना शुरू कर दिया। जहाँ जो लोग पॉजिटिव पाया गया उसके घर के जो बाकी परिवार के सदस्य हैं हाई रिस्क कंटैक्ट होने के कारण, उसके जो पड़ोसी हैं, ऐसे 15-15 लोगों को हमने ज़बरदस्ती उठा के होटलों में डाल दिया वहाँ निकाल के घरों से, और हमने 211 होटल को कब्जे में ले लिया, 48,000 बेड बना दिए, और इन लोगों को हम वो बेड्स पे ले गए। 10 दिन तक उनको वहाँ फ्री खाना पीना रहना किया 4 स्टार होटलों में, और उनको हम मॉनिटरिंग करते थे। अगर उनको कोई सिम्टम आ जाता था तो उनका हम इलाज करने के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते थे, और अगर 10 दिन बाद उनका RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ गया तो हमको वापस उनके सैनिटाइज करके घरों में वापस ले आते थे। इसके अलावा जो वहाँ के पब्लिक टॉयलेट्स हैं स्लम्स में, एक पब्लिक टॉयलेट में करीब 20 सीटें होती हैं, और वहाँ 200 के लोग आसपास लोग डेली शेयर करते हैं उसको, क्योंकि स्लम में किसी का इंडिपेंडेंट टॉयलेट नहीं होता। तो हमने उसको 2-2 घंटों में सैनिटाइज करना शुरू कर दिया। एज ए कमिश्नर के नाते मैं खुद जाता था टॉयलेट की आखिरी सीट पर खड़ा हो जाता, ताकि लोगों में डर निकल जाए कि यहाँ कुछ खतरा नहीं है यहाँ अंदर आने का। सो उसको जब हमने 2-2 घंटे सैनिटाइज करना शुरू कर दिया, जो नेक्स्ट बैच आता था उनको एकदम फ्रेश वायरस फ्री इन्वायरमेंट मिलता था। वो आज भी बम्बई में चालू है। हमने करोड़ों रुपये खर्च किया सैनिटाइजेशन पे। ऐसे हमने जो कदम उठाए उससे हमने पहले 5 हफ्तों में 11 मई से शुरू किया, 1,46,000 लोगों को हमने अपने घरों से निकाल के होटलों में डाल दिया। और ये 1,46,000 लोगों को हम नहीं निकालते तो लोग ये सारे पॉजिटिव हो जाते, और 1 लाख के 10 लाख लोगों को और पॉजिटिव करते। तो उनको हमने आइसोलेट कर दिया उनके एनवायरनमेंट से, कोरोना एनवायरनमेंट से। और जब ऐसा किया तो एग्जैक्टली 2 महीने के बाद 11 जुलाई को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जाहिर किया न्यूयॉर्क में कि बम्बई में और धारावी में कोरोना वायरस कंट्रोल में आ गए। तो इसके लिए रिसोर्सेज काफ़ी बड़ा इशू है रहा है हमेशा से कोविड-19 के उसमें। तो आपने कैसे ये सारा मैनेज किया? आपने बताया 200 से ज़्यादा होटल्स आपने किए, धारावी स्लम से आप उन लोगों को होटल में ले गए उनको आइसोलेट करने के लिए। उस टाइम सारे होटल बंद थे। हमने होटलों के मालिकों को बोला कि आपका अगर एक लॉकडाउन चलता रहा तो आपको एक पैसा इनकम नहीं होने वाली। तो हमने 1,000 रुपये में 3 स्टार होटल, 1,500 रुपये में 4 स्टार होटल और 2,500 में 5 स्टार होटल, ये हम आपको देंगे। इससे आपके बेयरर्स की, वेटर्स की, स्टाफ की तनख्वाह निकल जाएगी और हमारा भी काम हो जाएगा। तो जो 30,000 35,000 में 5 स्टार होटल का कमरा मिलता था वो 2,500 में देने को तैयार हो गए वो। और वो ऐसे कमरे हमने 48,000 बेड बना लिए। और इसके लिए जो खर्चा हुआ वो हमारे पास, हमारी क्षमता, आर्थिक क्षमता थी, हम उसको अफोर्ड कर सकते थे। और हम उस टाइम जब आपको किसी की जान बचानी होती है उस टाइम आप खर्चे की परवाह नहीं करते, क्योंकि टू सेव ह्यूमन लाइफ यू कैन नॉट कंपेयर विद एनी कॉस्ट। सर, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है देश की, ये सारी चीज़ें ज़रूर दिमाग में रही होंगी आपके कि यहाँ हमने कंटेन करना है वायरस को ज़रूर। क्योंकि ये बिल्कुल सही आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। अगर बम्बई जैसे जो देश की आर्थिक राजधानी है, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जहाँ पे सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स के हेड ऑफिसेज हैं, अगर वहाँ महामारी फैल जाए और वो शहर बंद हो जाए तो देश की इकॉनमी कोलैप्स कर सकती है, देश की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। तो इसलिए हमारे ध्यान में था कि बम्बई को बचाना बहुत ज़रूरी है, और भले ही ये सालों साल लड़ाई चले पर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, ये हमने सोच रखा था। ये कैसा था सर, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो मिक्स था, ये कैसे था? आपको पॉलिटिकल जो सर्कल्स थे उनसे कैसे बैकअप मिल रहा था? देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय उद्धव बालासाहेब ठाकरे, उन्होंने मुझे इतना फ्री हैंड दिया और उतना मुझे उन्होंने एल्बो स्पेस दी। उन्होंने बोला कि चहल आप कोई मर्जी कोई फैसला करिए पर इसको कंट्रोल में लाइए। तो उन्होंने मुझे फ्रीडम दी, वो एक बड़ा मुख्य कारण है एक कामयाबी का। और उन्होंने एक जो बात बोली वो मैं ज़िंदगी भर भूलूंगा नहीं। इतने स्टेट्समैन हैं, थोरो जेंटलमैन हैं, वो कहते हैं कि चहल मैंने तुम्हें कमिश्नर लगाया है, तुम बहुत जूनियर हो, फिर भी तुम्हें लगा दिया है। स्टेट में आप नंबर 33 पे हो सिविल लिस्ट में, आपसे 32 IAS अफसर सीनियर हैं, और BMC कमिश्नर जो नंबर 2 नंबर 3 का ऑफिसर होता है चीफ सेक्रेटरी के बाद में, परंतु आप पे हमें विश्वास है कि आप डिलीवर करोगे। अभी अगर आप कामयाब हो गए तो कामयाबी आपकी होगी, अगर आप फेल हो गए तो फेलियर मेरा होगा। बोलते मेरा फेलियर इसलिए होएगा कि दुनिया बोलेगी कि लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बीच में जर्नल को बदल दिया, इसलिए हार हो गई। और अगर आप कामयाब हो गए, सारी दुनिया बोलेगी चहल ने बहुत अच्छा काम किया। तो बोलते आप अभी फैसला कर लो कि आपको कामयाब होना है या फेल होना है, वो आप फैसला कर लो। और ये जब उन्होंने बात बोली वो मेरी आत्मा को लगी, और मैंने कुछ 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद कर ली। जब उनका फ़ोन रखा मैंने बोला
इस व्यक्ति ने मेरे पे इतना विश्वास रखा है, तो भले ही मेरी जान भी चली जाए वरना मैं पीछे नहीं हटने वाला। और मैंने बोला कि इसने मेरे पे इतना विश्वास किया है, अब मेरे पास एक ही चॉइस है कि मुझे कामयाब होना है। सर, जब आप मुंबई का जो फाइट अगेंस्ट कोविड-19 उसको बाकी स्टेट से कंपेयर करते हैं, जैसे यूपी, बिहार, वहाँ से काफ़ी मतलब हॉरिफिक पिक्चर्स आ रही थी, नदी के किनारे बॉडीज दबी हुई हैं, अनकाउंटेड डेथ्स हो रही हैं, तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं उन स्टेट्स से जो पिक्चर उस वक्त आ रही थी? हमने जो मार्च 2020 से लेके जो अक्टूबर नवंबर 2020 तक जो हमने सिस्टम्स बनाए, 28 सिस्टम बनाए कि अगर किसी के शमशान घाट पे वहाँ पे ऑनलाइन डैशबोर्ड, अगर किसी किडनीज नहीं है और वो उसको डायलिसिस की ज़रूरत है 48 घंटे में, वो पेशेंट का अगर कोविड पॉजिटिव होता है तो उसका भी डैशबोर्ड, अगर किसी को बेड अलॉट करना है तो 186 हॉस्पिटल का 30,000 बेड का सिंगल डैशबोर्ड, या किसी आदमी को अगर कोई रेमडेसिविर चाहिए उसका ऑनलाइन डैशबोर्ड, किसी को टॉसिलिमैप मेडिसिन चाहिए उसका डैशबोर्ड, या कोई एम्बुलेंस को दौड़ाना है तो उस पर ऊबर प्लेटफॉर्म पे उसका डैशबोर्ड, हर चीज़ हमने टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर दी और वो सिस्टम अपने आप चलने लग गया। उसका फ़ायदा हुआ मैं सेकेंड वेव में, जब सेकेंड वेव में देश भर में बहुत क्रीमेशन चल रहा था, तो बम्बई में एक भी शमशान भूमि नहीं थी 47 में से जहाँ पे एक से ज़्यादा क्रीमेशन एक टाइम हो रहा हो। और ये हमारे एक भी गर्व की बात है कि सोशल मीडिया पे एक भी वीडियो नहीं आया जहाँ वो याद दिखाए कि बम्बई में कोई आदमी सिलेंडर लेके सड़क पे घूम रहा है या कोई आदमी शमशान घाट में 4 डेड बॉडीज इकट्ठे जला रहा है। आप जैसे थर्ड वेव के प्रेडिक्शंस हैं, हालांकि कुछ डिनाई भी कर रहे हैं इस चीज़ को, जिस हिसाब से वैक्सीनेशन का काम चला है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि ये स्टेप्स होने चाहिए कंक्रीट की, जिससे हम मतलब सेकंड जो वेव थी उस जैसी सिचुएशन ना हो? थर्ड वेव में हमने इतनी तैयारी की है, मई महीने से हमें बताया गया कि थर्ड वेव बच्चों की भी आएगी, पेडियाट्रिक वेव आएगी। हमने 2000 बेड्स का हॉस्पिटल तैयार किया, सिर्फ बच्चों के लिए क्यूबिकल्स बनाए हैं। हमने ऑक्सीजन, हमें जो सेकेंड वेव में जब हमारे पास 90,000 एक्टिव लोग थे, उस टाइम हमारे पास 235 टन ऑक्सीजन डेली खर्च होती थी। हमने 400 टन का स्टोरेज बना लिया अभी, 400 टन। और अभी हमारे 178 टन का हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। हम खुद की ऑक्सीजन खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे अभी। तो ये सारी, इसके अलावा हमने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसमें पेडियाट्रिक डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पेशेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होएगा, कोई बच्चा अगर पॉजिटिव होता तो क्या ट्रीटमेंट देनी है। उसके बाद में जो हज़ारों फैमिली फिजिशियन है बॉम्बे में, जो एक बच्चा बीमार हो जाए तो हर परिवार एक अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाता है, उनको हमने जूम पे हज़ारों डॉक्टरों की हमने ट्रेनिंग ली है कि अगर आपके पास कोई कोविड बच्चा आएगा 1 साल का 2 साल का, उसको आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। इस तरह से हमने इतनी ज़बरदस्त तैयारी की है कि मैं आपको बोल सकता हूं कि अगर थर्ड वेव आती है तो उसका हम जबरदस्त मुकाबला करेंगे। आपको ज़रूर एज ए रिसोर्स पर्सन जो हैं बाकी स्टेट्स या इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करते होंगे इस लाइव? नहीं, हमारी जूम मीटिंग होती रहती है अक्सर अन्य राज्यों से। उनको हम यही बोलते हैं कि आप लोग सिस्टम बनाइए, आप लोग सिस्टम को ऑटो पायलट पे करिए और ये लड़ाई सिस्टम लड़ें, आप न लड़ें, ऐसा सिस्टम बना के बैठिए आप। लास्टली सर, वैक्सीनेशन जो है ना, वैक्सीनेशन काफ़ी बड़ा अहम हिस्सा है इस लड़ाई में। तो अभी आप बता रहे थे कि 99% जो है फर्स्ट डोज लगी है। क्या स्टेटस क्या है आपके मुंबई में, और कैसे आप सजेस्ट करेंगे बाकी स्टेट्स को भी कि वो मतलब वैक्सीनेशन को स्टेप अप करें? वैक्सीनेशन में हमने एक बड़ा यूनिक मॉडल बम्बई में बनाया कि 25% जो वैक्सीन्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्ट खरीदी कर सकता है, सीरम इंस्टीट्यूट से या हैदराबाद वाला जो कोवैक्सीन है। तो 25% कोटा उनके लिए रखा हुआ है भारत सरकार ने। तो हमने बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, रिलायंस है, सिटी बैंक है, HDFC है, इनसे हमने बात की कि आप CSR में फंडिंग करिए, आप BMC कुछ मत दीजिए, आप डायरेक्ट हॉस्पिटल को दीजिए। हमने करीबन 80 करोड़ रुपया ये हॉस्पिटलों को डलवाया और हॉस्पिटलों को बोला कि आप 80 करोड़ के वैक्सीन का ऑर्डर करिए। जब वैक्सीन आ गए तो हमने MOU किया कि सारे वैक्सीन आप हमें फ्री में देंगे और हम उसको स्लम्स में फ्री में लगाएंगे। ऐसे करके हमने लाखों इंजेक्शंस ज़्यादा लगा दिए। इसलिए आज देश में बम्बई एक ही शहर है बड़े शहरों में जहाँ पे 99% जो एलिजिबल पात्र लोग हैं उनका वैक्सीनेशन हो चुका है और 62% डबल डोज हो चुका है। और अभी हम लगभग 1 लाख पर मंथ करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिसंबर आखिर तक ये हमारा पूरा बम्बई में जो एलिजिबल लोग हैं उनका 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा और ये भी दुनिया में शायद पहली बार होएगा किसी शहर में।
थैंक यू। तो ये इकबाल सिंह चहल थे, कमिश्नर बिहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी जिसको हम कहते हैं। तो क्रेडिट इनको दिया जा रहा है कि जो कोविड-19 का जो स्प्रेड था मुंबई में उसको रोकने के लिए जो कंक्रीट जो स्टेप्स इन्होंने लिए थे। बेशक ये माना जा रहा था पहले कि मुंबई में कोविड-19 जो है अगर वो स्प्रेड होता है, खासकर वहाँ दुनिया का जो सबसे बड़ा स्लम है धारावी, वहाँ जिस तरीके से केसेस आना शुरू हुए थे तो दुनिया ये मान रही थी कि इसको रोका नहीं जा सकता है, बहुत मुश्किल काम होगा। मगर कमिश्नर बीएमसी इकबाल सिंह चहल उन्होंने ये कर दिखाया, उनकी टीम ने ये कर दिखाया और अब तीसरी वेव के लिए भी ये तैयार हैं। इनकेस अगर थर्ड वेव कोरोना की आती है तो उसके लिए भी तैयारियां इनकी पूरी हैं। तो कहीं ना कहीं जो बाकी स्टेट्स हैं, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी मुंबई से सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से कोविड-19 के ऊपर जो है चेक जो है वो किया जा सकता है। मैं पर्सन संदीप काला के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़ पटियाला। ਥਾਪੜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਆਨਰੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੀਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ। मैंने जी एक सबसे पहले नमस्कार। मैंने 1983 से लेके 1987 4 साल में मैंने यहाँ पे बी ऑनर्स करा था इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में। और उसके बाद में मैंने जनवरी 88 में IAS का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम दिया और वो जून में उसका रिजल्ट आने के बाद में जो मेन एग्ज़ाम हुआ वो अक्टूबर में हुआ 88 में। और एग्ज़ाम देने के बाद में फिर मैं एक सेमेस्टर तक यहाँ पे लेक्चरर बन गया था और मैं माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ाता था यहाँ पे, क्योंकि जो 88 अक्टूबर में मेंस एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट उसका आना था अप्रैल मई में। तो दिसंबर से जो मार्च अप्रैल जो सेमेस्टर रहता है उस टाइम मुझे कुछ काम नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आई बिकेम लेक्चरर हेयर। उसके बाद में मई में रिजल्ट आया, फिर जून में मेरा इंटरव्यू बोर्ड हुआ और जुलाई में अगस्त में मैं 89 में मैं मसूरी में चला गया था अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो जब मैं ट्रेनिंग जाने से पहले मैं जून 89 में यहाँ पे कॉलेज में आया था। उस टाइम डॉक्टर RBL बेदी थे जो यहाँ के सिविल के हेड डिपार्टमेंट थे और सर मेरी शादी भी उन्होंने करवाई थी, वो मेरे बचोले थे। तो डॉक्टर बेदी साहब ने रेफरेंस दिया था और ही ऑर्गेनाइज माई वेडिंग ऑल्सो। तो वो सिविल इंजीनियरिंग के हेड डिपार्टमेंट थे और प्रोफेसर सानी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हेड डिपार्टमेंट थे। उसके बाद में 89 के बाद में जब आज मैं सुबह यहाँ आया तो ऑनरेबल गोपालन सर ने ऑर्गेनाइज किया था कि मैं कैंपस का विजिट करूं। सो कैंपस का विजिट करने के बाद में जो मैंने इनका जो अभी कंप्यूटर डिपार्टमेंट में इनके जो लेक्चर थिएटर्स बनाए गए हैं, जो लाइब्रेरी है, जो इनका कंप्यूटर लैब्स हैं और वो बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है जिसका वो अभी बताया गया कि वर्ल्ड में नंबर 1 उसको अवार्ड मिला है बेस्ट डिज़ाइन का। तो इतना अच्छा लगा मुझे कि एक काया पलट हो गई है। एक ज़माने में जब हम पढ़ते थे उस टाइम यहाँ से 250 स्टूडेंट्स का बैच था, आज 11,000 स्टूडेंट्स का बैच है और आदमी को बड़ी प्रसन्नता होती है और एक मन में अजीब खुशी होती है कि आप जिस एल्मा मैटर से पढ़ के गए वो एल्मा मैटर ने आज इतनी प्रगति कर ली है। तो ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬਟ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ BMC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ BMC ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है ते आओ तुहानू सुणांदे ने कि BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने की कहा संभावित कोरोना दी तीजी लहर तो नजिठण लई BMC दी की तैयारियां हन। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में इसकी बहुत हेजिटेंसी थी, तो हमने क्या किया, हमने जुलाई में हमारे दिमाग में आ गया, जब मई में वैक्सीनेशन शुरू हुआ कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे 60-70% पे वहाँ सैचुरेशन आ जाएगा। तो हमने जो बड़े बड़े स्टार्स हैं सलमान खान जैसे, जिनके 55 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, उनके फेसबुक पे, उनको हमने डायरेक्ट बात की। उनको हमने बोला कि आप वीडियो बनाइए, हमें दीजिए, इतना काम करिए, जितनी चाहे रेडी करिए कि वो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो बना के दीजिए। हम वो वीडियो हर आपके जो धर्म गुरु है, हर आपका जो पॉलिटिकल लीडर है,
हर आपका जो काउंसलर है उसको देंगे, वो वायरल करेंगे आपकी कम्युनिटी में। तो उन्होंने वीडियो बनाई कि मैंने डबल डोज इंजेक्शन लिया है, मेरे फादर सलीम खान ने लिया है, मेरे भाई ने लिया है, हमारे सारे परिवार में लिया है, हम सब ठीक ठाक हैं, अगर हम वैक्सीन नहीं लेते तो हम मर सकते थे, आपकी डेथ हो सकती है अगर आप नहीं वैक्सीन लोगे। तो हमने उसको इतना वायरल कर घुमाया हमने, तो उसमें लार्ज स्केल हेजिटेंसी दूर हो गई। उसके अलावा अभी जब 15 अगस्त को हमने ग्रेडेड ओपनिंग शुरू की बम्बई की, तो हमने हमने ये बोला कि जो डबल वैक्सीनेटेड हो गया है, कि आज बम्बई में 62% ऑलमोस्ट करोड़ों लोग डबल वैक्सीनेटेड हैं। तो हमने बोला अभी जो ट्रेन हम शुरू कर रहे हैं, ट्रेन बम्बई की लाइफ लाइन है, लोकल ट्रेन। बम्बई की लोकल ट्रेन में डेली 84 लाख लोग प्रवास करते हैं, 3100 ट्रेन डेली चलती हैं। तो हमने बोला कि हम अभी डेली टिकट नहीं निकालेंगे, हम मंथली पास देंगे उनको। और मंथली पास देने के लिए बम्बई में 108 स्टेशन हैं। सब स्टेशन पे टिकट विंडो के बगल में बीएमसी का आदमी एक बैठ गया, टेबल कुर्सी लगा के, QR कोड मशीन के साथ में। उसने बोला अगर किसी को ट्रेन में चढ़ना है तो डबल वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट लेके आए, उसको हम वेरीफाई करेंगे जाली तो नहीं है, वो नकली तो नहीं बनवा लिया। और जैसे वो ठप्पा लगाएगा, वो आंख मीच के टिकट विंडो वाला, रेलवे वाला उसको 1 महीने का रेलवे पास देगा। हमारे पास 26 लाख लोग थे जो ट्रेन में चल रहे थे, सब डबल वैक्सीनेटेड ओनली, उसमें कोई कोविड पॉजिटिव केस नहीं आ रहा था। और हमने फिर ये बोला कि ये यूनिवर्सल पास है। हमने बोला कोई शॉपिंग मॉल में जाना है, किसी ने जिम में जाना है, किसी ने स्पा में जाना है, किसी ने दुकान में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, डबल वैक्सीनेटेड अलाउड रहेगा। सिंगल वाले को एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे वो एम्प्लॉई है चाहे वो ग्राहक है। वो 15 अगस्त के बाद में फिर हमने टीवी पे आके, मराठी टीवी चैनल्स में हमने बोला कि अभी ये कोविड हो सकता है साल भर और ना जाए। तो जो गरीब आदमी है 400 रुपये का उसका पास बनता है महीने का, एक 400 रुपये में महीना भर वो ट्रेन में दिन रात घूम सकता है। तो जिसकी एक 10,000 रुपये तनख्वाह है ड्राइवर की या पियोन की, वो ट्रेन के बिना उसका लाइवलीहुड जिंदा नहीं रह सकता। वो बिना ट्रेन प्रवास के वो अपना बम्बई में गुजारा नहीं कर सकता, रोटी नहीं खा सकता हो। तो हमने उनको बोला कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो हो सकता है अगले 1 साल भर आप ट्रेन में नहीं चढ़ पाएंगे। तो हज़ारों लोगों ने वैक्सीन लगवाया सिर्फ ट्रेन में चढ़ने के लिए। कई अमीर लोगों के फ़ोन आते थे कि हमारे बच्चे को शॉपिंग मॉल में जाने का परमिशन नहीं है, तो किसी को बोल के वैक्सीन लगवा दो ताकि हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल जाकर शॉपिंग कर सकें। तो आज भी वो सिस्टम चल रहा है वहाँ। तो इससे जो बची कुछ हेजिटेंसी थी वो निकल गई वहाँ से। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।